हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्रैश कोर्स अपना पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर असाइन की जाती है, उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट एक नंबर है, और जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब वो यूनिक नंबर क्या आएगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो उसे कैलकुलेट करने के हमने तरीके सीखे थे कि हम रो के लॉन्ग स्पेंड कर सकते हैं, कॉलम्स के लॉन्ग स्पेंड कर सकते हैं। आज हम इजिली कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट करने के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको जो डिटरमिनेंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसे कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट अस सी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन, ओके। प्रॉपर्टी नंबर वन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो उस डिटर्मिनेंट या वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged unchanged if its rows and columns interchanged and columns interchanged। मतलब रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट इज जस्ट इक्वल टू ट्रांसपोज। हमें पता है कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ए हुआ तो उसका जो डिटरमिनेंट है ऐसे लिखा जाता है, तो उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम होगा। कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता है। ठीक, क्योंकि हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके ही निकालते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर दो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है तुम्हारे पास कि if any two rows और कॉलम, तो रो या फिर हम कॉलम्स की बात करें, और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज then sign of determinant चेंजेस। तो अगर हमारे पास हम कोई भी रो आपस में इंटरचेंज कर दें या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो वैल्यू तो वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि उनको इंटरचेंज करने से हमारे पास साइन में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमने अगर कहा कि ये हमारे पास डेल है, ठीक है, और कुछ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू है A11 A2 A3, दिस इज योर B1 B2 B3, और दिस इज योर C1 C2 और C3, है ना। और इसके अगर हमने मान लो रोज को आपस में इंटरचेंज किया, मान लो हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया, तो एनदर हमारे पास एक डिटरमिनेंट बन गया और कुछ इस तरीके से बन गया C1 C2 C3, और यहाँ पर B1 B2 तो अपनी प्लेस पे ही है,
है ना, और दिस इज योर A1 A2 A3। ठीक, तो ये जो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट आया है, तो इसका वैल्यू होगा वो पहले डिटर्मिनेंट का निगेटिव टाइम्स होगा, साइन चेंज हो गया, जो भी रहा होगा उसकी वैल्यू तो निगेटिव होगा। तो अगर हम रोज को या फिर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो एक बार जब हम कोई दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को आपस में परस्पर हम इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसमें निगेटिव का इफेक्ट आ जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें मान लो एक डिटरमिनेंट पता है, लेकिन हमने जो दूसरा डिटरमिनेंट निकालना है वो क्या आया है कि पहली वाले डिटरमिनेंट या पहला ही सारा नंबर्स लिखे हुए हैं, बस उसमें रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है, तो तुम्हें उसे फर्दर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। तो आप बाई सेकेंड प्रॉपर्टी इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जब आप वहां पर एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में आपको मेंशन करना होगा कि भाई दिस, तो आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन यूज करते हो जहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हो, तो आप वहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि इफ वी चेंज इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स, देन द साइन विल बी चेंज, है ना। ये आप वहां पर लिखना है क्वेश्चन को करते समय, या आप ये कह सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ये क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर कोई भी दो रोज और कॉलम, इसमें हम थोड़ा सा और अभी एडअप करेंगे, इस ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिख जाता है डायरेक्टली और डायरेक्टली हम उसको जीरो लिख देते हैं। तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक ही नंबर्स लिखे हुए हैं, रोज और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो लेट अस राइट इट। इफ एनी टू रोज, या फिर हम कॉलम्स में भी देख सकते हैं, कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, तब एक ही जैसे जो है सारे एलिमेंट हैं और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सेम है। आइडेंटिकल, या यू कैन से all corresponding all corresponding elements are same, then value of determinant is zero, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिकल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम तुमको एक चीज और बताते हैं कि अगर हमारे पास एक रो किसी दूसरे रो की मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, जीरो से भी कर देंगे तो अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर पूरी रो जीरो हो जाती है तो उसका, लेकिन अगर हम दो रोज हैं और एक रो दूसरे की मल्टीपल है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो लिखी गई है, तब भी उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आइडेंटिकल तो सेम ही हो गया, है ना। जैसे कि अगर हम आइडेंटिकल की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिखा, ये हमने एक डिटरमिनेंट लिखा और यहाँ पर हमने लिखा 3 2 3। ठीक है, और यहाँ लिखा 2 2 3, और यहाँ पर हमने लिखा 3 2 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रो है, दिस इज R1, इसको हम R1 बोलते थे, और ये जो सेकेंड रो है दिस इज और R3। थर्ड रो और फर्स्ट रो क्या है, सेम है, फर्स्ट रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसका वैल्यू हमारा डायरेक्टली क्या आएगा, जीरो आएगा। ये तो हो गया, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा हुआ है कि मल्टीपल है, जैसे कि हमने लिखा 3 2 3, और यहाँ पर लिखा हमने 2 2 3, और यहाँ पर हम लिखा 4 4 6, हमने क्या किया, जो सेकंड वाली रो है उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ये, तो इसका वैल्यू भी हमारे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिकल तो हम देख सकते हैं आसानी से, बट अगर मल्टीपल भी दिख जा रहा है तब भी आप उसका जो वैल्यू है वो आप जीरो
कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी थर्ड, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अच्छा, प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है, लेट अस राइट हियर। प्रॉपर्टी फोर वो क्या कहती है, कहते हैं कि if each element if each element of a row या फिर कह सकते हो और a column of a determinant is multiplied by a constant k, है ना। किसी भी रो को ले लो या किसी भी कॉलम को ले लो, उसके हर एक एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसको भी हम वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देन यू कैन से then its value then its value gets multiplied by k, उसे हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम कहें कि एक डिटरमिनेंट है, हमने सपोज दैट ये ले लिया और इसका वैल्यू हमारे पास डेल्टा है, दिस इज योर A1 B1 C1, और दिस इज योर A2 B2 C2, और दिस इज योर A3 B3 एंड C3। तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट। अगर हमने कहा कि इसको हमने सपोज दैट हमने इसके सेकेंड कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से A1 A2 A3, ये नया एक हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया, और k टाइम्स ऑफ B1, this is your k times of B2, and this is your k times of B3, and this is your C1 C2 and C3। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगी, जो पहला वाला डिटरमिनेंट है उसमें k से मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो उसमें के हम बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे पूरे कॉलम से हमने के को बाहर ले लिया तो के उस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और उसकी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करना मान लो आसान हुआ, तो हम आसानी से उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट कि डिटरमिनेंट को हमें कैसे कैलकुलेट करना है आसानी से, है ना, कैसे हमें उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें करना। तो दिस इज प्रॉपर्टी फोर। तो अगर हम किसी रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर का, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक रो में कर रहे हैं तो एक ही रो में। मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर किसी स्केलर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक टाइम में हम एक ही रो में या फिर एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी पूरी वैल्यू में वो मल्टीप्लाइड होता है। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाइव है, जो थोड़ा कम ही यूज होती है, बट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी फाइव। प्रॉपर्टी फाइव हमारे पास क्या होता है कि इफ सम हाउ वी कैन ब्रेक एनी ऑफ द रो एनी ऑफ द कॉलम, देन हम एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं डिटरमिनेंट को कि इफ सम, इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two या फिर मोर फैक्टर्स के फॉर्म में, sum of two or more terms, then the determinant is also
स्प्लिट है ना, उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं. देन द डिटर्मिनेंट can can be also can be expressed as sum of two or more determinants. Two or more ओके. तो जैसे कि अगर हम देखें कि एक हमने एक डिटरमिनेंट यहाँ लिख रखा है, तो इसको जरा देख लेते हैं. जैसे कि हमने एक डिटरमिनेंट लिखा जिसमें हमने पहली रो को हमने ब्रेक करके लिखा, जैसे A1 प्लस लेमडा 1 और प्लस A2 प्लस लेमडा 2 एंड प्लस का A3 प्लस ऑफ लेमडा 3 एंड दिस इज योर B1 B2 B3 और C1 C2 C3. ओके. तो अब हम इस पहले जो एलिमेंट्स, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है सम के फॉर्म में लिखे हुए, तो अब इनको हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. पहला क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, दिस इज योर C1 C2 C3 और प्लस तुम्हारे पास हो जाएगा दिस इज योर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और दिस इज योर B1 B2 B3 और दिस इज योर C1 C2 C3. ओके. तो इस तरीके से तो अलग अलग इनके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल कर हम सम अप कर सकते हैं. इजी, इसमें इजी ये होता है कि हमारे पास मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई है और उनको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं, उनको ब्रेक करके हम आसानी. तो दिस इज प्रॉपर्टी फिफ्थ आपकी है. ठीक है. अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6. वो क्या कहती है, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं इनको आप इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके आप आसानी से कर पाएंगे, इनको यूज कर पाएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन दिखा तो आसानी से हमारे पास सोल्यूशन दे देगा. तो अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में हम कुछ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो और कॉलम में हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, आइए जरा देखते हैं. इफ इफ टू ईच if to each element if to each element of of any row or column of a determinant ठीक है. तो if to each element of any row or column of a determinant we will add determinant the equ multiplies, मतलब ये हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम बोलते हैं इक्वू मल्टीप्लाई. एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना. मल्टीप्लाइज of corresponding elements of other row or column are added, है ना, or added, then the value of the determinant is remains unchanged. तब वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती. then value of determinant remains the same. Remains the same. You can just say the value of determinant. आपको एक प्रॉपर्टी, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते थे तो उसमें प्रॉपर्टी जो होती थी, जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन होता था, ठीक है, उससे उसी को अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं होगी, वही रहेगी. तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट
the value of the determinant remains same if we apply the operation ri with ri plus of k times of rg, or we can say this is ci is equals to ci plus का k times of cg। मतलब जो ऑपरेशन हम लगाते थे एलिमेंट्री थर्ड ऑपरेशन, एलिमेंट्री सिक्स ऑपरेशन, या कह सकते कॉलम और उसके लिए जो थर्ड ऑपरेशन होता था, तो इन ऑपरेशन को अगर किसी भी हम डिटरमिनेंट के अंदर लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को चेंज हो। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा हमारी वैल्यूज रिड्यूस हो जाएंगी, और रिड्यूस हो जाएंगे तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी, है ना। तो दिस इज द यूज ऑफ योर दिस प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज, काम की प्रॉपर्टीज हैं, जिनका हम यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, है ना। और फिर हम जो है आसानी से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इनके ऊपर आप एग्जांपल्स अपनी बुक, टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, इनको करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल का एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट का यूज करके, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।